गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिएगा, किसी का कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे इसे। गुड इवनिंग सभी को। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मन में कोई शंका हो तो उसे दूर करें। अरे अनइक्वल लाइफ वाले पास्ट ईयर क्वेश्चन तो कर लिए होंगे आपने, सब कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। ओके, देखिएगा, नई टेक्निक देख रहे हैं हम लोग, उसे बढ़ाते हैं। टेक्निक क्या, बेसिकली पुराना ही है, टॉपिक हल्का सा नया है। वो नया टॉपिक देखना है हमें, उसे देखते हैं। देखिएगा, लिखिएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन, हाँ जी, देखिएगा, लिखिएगा एक मिनट। रिप्लेसमेंट ऑफ old machine with new one having higher efficiency। और जो पुरानी मशीन है वो भी वर्किंग है, पुरानी मशीन भी काम कर रही है। देखिए, होगा क्या, पुरानी मशीन काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि नई मशीन ले लें, और बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ सोच रहे हैं हम लोग, सिर्फ सोच रहे हैं कि नई मशीन ले लें, ले नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम सोचेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम सोचेंगे कि आज की डेट में अगर नई मशीन लूँ तो पैसे जाएंगे हमारी जेब से, जबकि पुरानी मशीन में हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा ये पुरानी मशीन कुछ नहीं जा रहा, ये नई मशीन, इसमें मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। देखिएगा इस तरह से, पुरानी मशीन भी काम कर रही है, नई मशीन भी काम करेगी। पहले आप लोग बताइए क्या रीजन हो सकता है जो मैं नई मशीन लूं, बताइएगा। ठीक है, ग्वालियर कह रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फिरोजाबाद कह रहा है खराब हो गई। खराब नहीं है, खराब नहीं है, मशीन ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है। नया मॉडल, और बताइए। देखिए कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये
पुराना मॉडल काम तो कर रहा है, अब जैसे पुराना लैपटॉप है वो काम तो कर रहा है, लेकिन नए लैपटॉप की स्पीड तेज होती है। हो सकता है पुरानी मशीन पर हम सिर्फ 10,000 यूनिट बना सकते थे, नई मशीन पर 15,000 बना पाएँ। तो इस तरीके के कारण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है नई मशीन के आने से हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए, वरना नई मशीन लेने का फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं इसके अंदर देखेगा, अभी सिर्फ एक आइडिया है, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पता करेंगे T0 पर। नई मशीन के लिए हमें कुछ नहीं देना, नई मशीन तो हमारे पास पहले से है, सॉरी पुरानी मशीन के लिए कुछ नहीं देना, नई मशीन हमारे पास, उसके लिए हमारी जेब से कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा, ठीक है। फिर T1 से Tn मान लेता हूँ, लाइफ कितने साल है, 10 साल मान लेता हूँ, 10 साल। पुरानी मशीन से भी मेरे पास CFAT आता, कुछ ना कुछ तो उससे भी आता, नई मशीन से भी CFAT आएगा। उसके बाद में T10 मान लेता हूँ 10वां साल दी एंड है, पुरानी मशीन बेचकर भी स्क्रैप आता, नई मशीन बेचकर भी स्क्रैप आएगा। तो इन्होंने तरीका बताया, ये बोले स्टार्टिंग में आप सोचो आपको कितना फालतू देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितना फालतू गया, फिर अगले 10 साल हमारी जेब में पैसा आएगा तो हम देखेंगे कितना हमारी जेब में वापस आया अगले 10 साल तक, और फिर दी एंड पर हमारी जेब में कितना फालतू आया। जैसे कि मान लीजिए मशीन खरीदने में लग गए 10 लाख रुपए, तो पहले दिन आपकी जेब से 10 लाख रुपए चले गए। उसके बाद में यहाँ CFAT है 5 लाख रुपए, यहाँ CFAT है 8 लाख रुपए। बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है आपको नई मशीन लेने से ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक? 3 लाख रुपए आपको हर साल फालतू मिलेंगे। हाँ जी, आपको 3 लाख रुपए हर साल फालतू मिलेंगे, ठीक है। स्क्रैप, मान लो पुरानी मशीन बिकती 1 लाख की और नई मशीन बिकेगी 3 लाख रुपए की, नई मशीन है तो स्क्रैप भी ज़्यादा मिलेगा उसका। फिर बताइए 2 लाख रुपए का फ़ायदा ये हो जाएगा। तो हम जो नेट होगा यहाँ पर NPV निकाल कर देख लेंगे, फ़ायदा है या फिर नुकसान है। क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन के बाद क्लियर होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है इसका, आराम आराम से देखिएगा। स्टेप 1, इनिशियल आउटफ्लो। इनिशियल आउटफ्लो, परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। पहले तो आप नई मशीन खरीदेंगे, लेस सेल्स वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन बेच दीजिए। पुरानी मशीन बेचने पर आपको फायदा या नुकसान हो सकता है, तो ऐड और लेस, बल्कि लिख लीजिए ऐड टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट। अगर पुरानी मशीन बेचने पर फायदा होता है तो ओल्ड मशीन, लेस टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अगर पुरानी मशीन बेचने पर आपको नुकसान हुआ तो टैक्स सेविंग हो जाएगी। कई बच्चा कह सकता है सर टैक्स पेमेंट को ऐड कर रहे हो और टैक्स सेविंग को लेस कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। तो बेटा ये आउटफ्लो निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं पैसा कितना जाएगा। तो टैक्स पेमेंट में पैसा जाएगा तो उसे आउटफ्लो में लीजिए, और इसके बाद में टैक्स सेविंग में पैसा आएगा उसे इनफ्लो में माइनस करना है, ठीक है।
ठीक है। नई मशीन लेने पर कई बार आपकी सेल बढ़ जाती है, नई मशीन लेने पर कई बार आपकी सेल बढ़ जाती है, तो आपको स्टॉक भी ज़्यादा होल्ड करना पड़ सकता है। तो अगर आपको स्टॉक होल्ड करना पड़ता है तो देखिए वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ऐड वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा इनिशियल आउटफ्लो। ठीक है, आज की डेट में आपकी जेब से इतना पैसा जाएगा और लिख लीजिएगा स्टेप 1 पर T0। और ऐसा सच में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हम सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर नई मशीन खरीदें तो पुरानी मशीन बेच देंगे, पुरानी मशीन बेचने पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सब हम सिर्फ सोच रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT देखेगा, इसके अंदर हम ये सोचेंगे कि पुरानी मशीन से कितना पैसा आ रहा था और नई से कितना आ रहा था, और इसके आगे लिख लीजिए T1 to TN, दी एंड तक, जब तक ही चलेगा। ठीक है। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब दी एंड में जो पैसा मिलता है उसे टर्मिनल वैल्यू, यानी कि जैसे सेलवेज, वर्किंग कैपिटल वापस आती है, वो सब चीज़ें। और ये हुआ TN। स्टेप 4, कैलकुलेट NPV। ये हमारे पास स्टेप हैं, लेकिन स्टेप लिखने से कुछ नहीं होता, समझ में आते हैं क्वेश्चन करने के बाद। देखते हैं क्वेश्चन इसके। देखेगा क्वेश्चन उठाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 7.10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 7.10। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। पेज नंबर 7.10, क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। नेशनल बॉटलिंग कंपनी is contemplating to replace one of its bottling machine। तो कोई नेशनल बॉटलिंग कंपनी है, वो अपनी बॉटलिंग मशीन को रिप्लेस करने की सोच रही है। ठीक है, विद अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट मशीन, किसी नई ज़्यादा एफिशिएंट मशीन के साथ। द ओल्ड मशीन हैज कॉस्ट ऑफ 10 lakhs। जब ओल्ड मशीन हमने खरीदी थी तो 10 लाख रुपए की खरीदी थी। ओके, एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, और 10 साल की उसकी लाइफ थी। ठीक है,
द मशीन वॉज बॉट 5 years बैक, अंडरलाइन करिए, द मशीन वॉज बॉट 5 years बैक। बताइए, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 10 साल की लाइफ थी और 5 साल पहले खरीदी थी, ठीक है। अब बताइए कितनी लाइफ और बची है? 5 साल की लाइफ अभी और बची हुई है, ठीक है। 10 साल में से 5 साल तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, 5 साल पहले खरीदी थी, अभी 5 साल और चलेगी, ठीक है। द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट टू रियलाइज एनी रिटर्न फ्रॉम स्क्रैपिंग द ओल्ड मशीन एट द एंड ऑफ 10 years। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, यानी आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल पहले खरीदी है, आज से 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। तो जब मशीन आज से 5 साल बाद बिकेगी, यानी अपनी लाइफ के पूरे 10 साल पूरे कर लेगी, तो उससे कोई भी स्क्रैप नहीं मिलेगा, यानी स्क्रैप वैल्यू 0 है, ओके। इफ इट इज सोल्ड टुडे तो टू अनदर कंपनी इन इंडस्ट्री, नेशनल बॉटलिंग कंपनी वुड रिसीव 6 लाख फॉर इट। लेकिन अगर अभी हम बेच दें इसे तो 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे पहले बताइए इसकी WDV कितनी है? 10 लाख रुपए की खरीदी और 10 साल की लाइफ है, 1 साल का डेप्रिसिएशन बताइए। 10 लाख रुपए की खरीदी, 10 साल लाइफ है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख। 5 साल पहले ली थी, बताइए कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा? 5 साल में 5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, 5 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लग चुका है। 10 लाख की मशीन है तो 5 लाख की WDV है। ये कह रहे हैं 6 लाख में बिक जाएगी तो फायदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, पूरा समझाऊंगा दोबारा से। 4 क्वेश्चन में क्लियर होगा, 4 क्वेश्चन तक वेट करिएगा। द न्यू मशीन हैज अ परचेज प्राइस ऑफ 20 लाख, इट हैज एन एस्टिमेटेड सैलवेज ऑफ 2 लाख एट द एंड ऑफ 5 ईयर। कह रहे हैं नई मशीन मिल रही है हमें 20 लाख की, और ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि सैलवेज है उसका 2 लाख और लाइफ है 5 साल। तो 20 लाख की मशीन, 2 लाख का उसका सैलवेज है, 18 लाख रुपए, 5 साल तक चलेगी, 3,60,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया हर साल का, ठीक है। द न्यू मशीन विल हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 12 लाख। कह रहे हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और 10 लाख से 12 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। अच्छा जी, नई मशीन लेने से आपकी सेल बढ़ जाएगी, कितने फ़ायदा कितना हो, फ़ायदा बताइए। दस लाख से 12 लाख, 2 लाख रुपए फालतू मिलेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विद द न्यू मशीन विल ऑल्सो प्रोड्यूस सेविंग ऑफ 2 लाख। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से नई मशीन 2 लाख रुपए की सेविंग करेगी, यानी खर्चे कम होंगे, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस कम हो जाएगी। हो सकता है नई मशीन लाइट की कंजम्पशन कम करती हो, जैसे ट्यूब लाइट पहले ज़्यादा लाइट लेती थी, जबकि CFL जो आ गई है नई, वो लाइट की कंजम्पशन कम। तो इस तरीके से 2 लाख के फ़ायदे आपको होंगे, ओके। डेप्रीशिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 10 years लाइफ। डेप्रीशिएशन 10 साल की लाइफ जो है उस पर स्ट्रेट लाइन बेसिस से लगेगा, यानी मेंशन कर दिया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, टैक्स रेट 50%, present value factor for an annuity for 5 year at 8% is 3.993 and present value interest factor at the end of 5 year is 0.681 should the company replace the old machine। ओके जी, बहुत आराम से देखेगा, बड़े सिंपल तरीके से देखेगा किस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्किंग कैपिटल नहीं है। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल आउटफ्लो। परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ₹20 लाख लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन।
पुरानी मशीन बिक जाएगी 6 लाख रुपए में, ठीक है। इसके 2 कदम नीचे आके करते हैं। एड टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। %50 टैक्स है। मशीन बेचकर फायदा कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। 1 लाख कैसे? 6 लाख में बिकी है, 5 लाख की WDV है, 50,000 रुपये इनकम टैक्स चला गया। इनिशियल आउटफ्लो 14,50,000। हाँ जी, ये आ गया। अब WDV कैसे निकालिए वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी, लेस डेप्रीशिएशन फॉर 5 ईयर्स। तो जी 10 लाख की मशीन, सैलवेज 0, 10 साल की लाइफ, हर साल का डेप्रीशिएशन हो गया 1 लाख रुपए, 5 साल का डेप्रीशिएशन 5 लाख। WDV ऑब्लिक बुक वैल्यू, बुक वैल्यू भी बोलते हैं इसे, 5 लाख। ये 5 लाख वाली आपने 6 लाख में बेच दी तो 1 लाख का फायदा हो गया। इसमें जिसे डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। कितने पैसे जाएंगे जी? इतने पैसे, ओके। पुरानी बेचकर कितने आएंगे जी? 6 लाख रुपए, ठीक है। 20 लाख गए, 6 लाख रुपए आए, 14 लाख रुपए जेब में आ जाएंगे। लेकिन टैक्स देना पड़ेगा 50,000 का, क्योंकि 1 लाख के फायदे में मशीन बिकेगी। तो 14,50,000 आपकी जेब से चले जाएंगे अगर मशीन नई खरीदी जाए तो, पुरानी बेच दी जाए तो। ऐसा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हिसाब किताब लगा रहे हैं कागज पर। बढ़ सकते हैं आगे। हाँ जी, क्लियर है तो आगे बढ़ें। ठीक है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT। टर्मिनल वैल्यू अभी आएगी बेटे। टर्मिनल वैल्यू का मतलब दी एंड में क्या मिलेगा।
तो डी एंड में सैलवेज मिल सकती है, वर्किंग कैपिटल मिल सकती है, इस तरीके से जो भी बेच बाच कर डी एंड में मिलेगा वो टर्मिनल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT। अब देखिएगा, इंक्रीज इन सेल्स, आपकी सेल बढ़ जाएगी नई मशीन लाने पर 2 लाख रुपए, 12 लाख हो जाएगी, जबकि पहले सिर्फ 10 लाख रुपए थी। लेस, सॉरी, ऐड। हाँ जी, ऐड सेविंग इन कॉस्ट, 2 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी खर्चे में। अब कॉस्ट 2 लाख रुपए कम हो गई और सेल 2 लाख रुपए बढ़ गई, हमें तो 4 लाख का फायदा हो गया। सेल 2 लाख रुपए बढ़ गई, कॉस्ट 2 लाख रुपए कम हो गई, हमें फायदा हो गया 4 लाख रुपए का। ठीक है, ये फायदा आ गया। अब एक खर्चा आपका बड़ा है, वो बड़ा है डेप्रिसिएशन। जहां पुरानी मशीन पे डेप्रिसिएशन देना पड़ता था 1 लाख रुपए, नई पे देना पड़ेगा 3,60,000। तो एक खर्चा बढ़ेगा आपका। नई मशीन 20 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए में बिक जाएगी। लाइफ है नई मशीन की 5 साल, और पुरानी मशीन पे डेप्रिसिएशन था हर साल 1 लाख रुपए। ये न्यू मशीन का डेप, ये ओल्ड का डेप। तो नई मशीन के आने से 2 लाख रुपए की सेल बढ़ी, नई मशीन के आने से 2 लाख रुपए के खर्चे कम हुए, और नई मशीन के आने से 2,60,000 का डेप्रिसिएशन बढ़ गया। नई मशीन पे 3,60,000 का डेप्रिसिएशन, पुरानी होती तो 1 लाख लगता। हमें देखना है सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ। नई मशीन के आने से सेल बढ़ी है, सेविंग बढ़ी है, डेप्रिसिएशन बढ़ा है। तो नई मशीन के आने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना फर्क आया? 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ा, 260 के खर्चे, 1,40,000 का प्रॉफिट बढ़ गया नई मशीन के आने से। बिल्कुल लेस टैक्स देना पड़ेगा इस पर 50%। जो आप 1,40,000 फालतू कमाओगे उसमें 70,000 रुपये तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे आपसे। ठीक है, आपके पास बचेगा 70,000। एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में तो आपकी जेब से कुछ गया ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे टैक्स पता चल पाए। तो 2,60,000 का डेप्रिसिएशन हमने फालतू लिखा था, उसे वापस ऐड बैक कर दीजिए। इंक्रीमेंटल CFAT, तो 3,30,000 रुपये इंक्रीमेंटल CFAT आ जाएगा। तो नई मशीन के आने पर 3,30,000 रुपये कंपैरेटिवली पुरानी मशीन के ज़्यादा मिलेंगे। हाँ जी, यहाँ पर ये काम खत्म हुआ। थर्ड, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल यानी दी एंड। बिल्कुल सिंपल है।
ग्वालियर वाले पूछ रहे हैं, ग्वालियर वाले पूछ रहे हैं कि हमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट तो डेप्रीशिएशन फंड में चला जाएगा, बिजनेस के किस काम का, उससे क्या लेना देना है? नॉन कैश खर्चा है, नॉन कैश खर्चा है। पहले इनकम टैक्स जितने पे भी जाता होगा वो 1,40,000 ज़्यादा पड़ जाएगा। नॉन कैश है, पहले माइनस कराए तो बाद में ऐड होगा। बिजनेस के काम या बेकाम से मतलब थोड़ी है, इनकम टैक्स किस चीज़ पर लगेगा उससे मतलब है। अच्छा जी, सैलवेज ऑफ न्यू मशीन, अगर नई मशीन बेचोगे 5 साल के बाद तो बिकेगी 2 लाख रुपए में, ठीक है। सैलवेज ऑफ ओल्ड मशीन, अगर पुरानी मशीन बेचोगे 10 साल के एंड में तो बिकेगी 0 पर, 0 सैलवेज था। तो नई मशीन आने से दी एंड पर कितना पैसे में फ़र्क पड़ेगा? तो जिस दिन दी एंड होगा उस दिन सैलवेज या टर्मिनल, जिस दिन दी एंड होगा उस दिन नई मशीन की वजह से 2 लाख रुपए फालतू मिलेंगे, पुरानी होती तो कुछ नहीं मिलता। अब इसका एनपीवी निकालना है, क्वेश्चन खत्म। एनपीवी, फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा से समझाऊंगा आपको। अच्छा, दूसरे पेज पे बना देता हूँ, पेज खत्म है मेरे पास। एनपीवी बिल्कुल आसान चीज़ है ये, एक बार सेट हो जाएगा दिमाग में फिर बिल्कुल आसान लगेगा। ईयर, particulars, amount, discounting factor at 8%, present value, NPV। सबसे पहले देखिएगा ईयर 0 पर, ईयर 0 पर आपकी जेब से कितना पैसा फालतू जाएगा। अगर ना खरीदो नई मशीन तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने नई मशीन खरीद ली तो आपकी जेब से जाएंगे 14,50,000 रुपये। या तो पुरानी मशीन से काम चला लो या तो 14,50,000 रुपये फालतू खर्च कर लो, तो 14,50,000 रुपये आपकी जेब से चले जाएंगे, ये चले गए। ठीक है, 14,50,000 रुपये हमारी जेब से फालतू चले गए डे 1 पर, अगर हमें नई मशीन लेनी है तो। ठीक है, नई मशीन क्यों लें, हमें क्या फायदा होगा? ईयर 1 से लेकर 10 तक आपको CFAT फालतू मिलेगा। कितना CFAT फालतू मिलेगा? तो जी आपको 3,30,000 रुपये हर साल फालतू मिलेंगे नई मशीन के आने से।
तो 3,30,000 का फ़ायदा होगा हर साल 14,50,000 रुपये खर्च करके। अदरवाइज नई मशीन मत लो। अगर नई मशीन लेकर 14,50,000 खर्च नहीं करोगे तो 3,30,000 रुपये का फ़ायदा भी नहीं होगा। जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। 3.993। वन 317,690। ठीक है। टेंथ लास्ट ईयर टर्मिनल वैल्यू। अगर नई मशीन लोगे तो एक फायदा, 1 से 10 साल तक तो 3,30,000 फालतू मिलेंगे। 10वें साल में भी फालतू मिलेगा 2 लाख रुपए का स्क्रैप। पुरानी से तो कुछ मिलना ही नहीं था, नई से 2 लाख का स्क्रैप मिलेगा। तो हम शुरू से आखिरी तक कंपैरिजन कर रहे हैं कि नई और पुरानी में कितना फर्क है। 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाई 0.681, 1,36,200 रुपये ये फालतू मिल गए। ठीक है। $3,890 आपको एनपीवी मिला पॉजिटिव, यानी हमें 3,890 का फ़ायदा होगा अगर हम मशीन रिप्लेस करते हैं तो। एक भी रुपए का एनपीवी फालतू मिले तो रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न तो मिली, फालतू पैसा भी मिल गया। गलत आ रहा है ये? ठीक है बेटे। रिप्लेस द मशीन। अच्छा 1 to 10 की जगह 1 to 5 है। ठीक है। 3.993 8% से निकाल लो 5 साल का। 5 है वो, 1 से 5 है। वैसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एन्यूटी, खुद एन्यूटी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन था, यही पॉइंट था, बाकी तो सिंपल है इसमें। हाँ जी, इसे हटा दूं? हाँ जी, हटा दूं इसे? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 7.10। कहीं पे भी लिख सकते हैं नोट, आप नोट कहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में भी दे सकते हैं उसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 0.681 भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है मेरे बच्चे, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। हाँ जी, इलाहाबाद वाले पूछ रहे हैं इलाहाबाद कब आ रहे हैं, जल्दी ही देखिए, जल्दी चक्कर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा बहुत ध्यान से।
P Limited has a machine. P Limited has a machine having an additional life of 5 years. 5 साल की लाइफ बची हुई है. Which cost 10 lakh, 10 लाख रुपए की ली थी जब ली थी. And has book value of 4 lakh. आज की डेट में 4 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू. बेटा फिरोजाबाद और जबलपुर सब जगह चक्कर लगेगा बेटे, चिंता मत करो, सारे सेंटर पे चक्कर लगेगा एक एक करके. तो 5 साल पहले हमने मशीन ली थी कोई 10 लाख रुपए की, वो आज की डेट में 4 लाख रुपए की है. न्यू मशीन कॉस्टिंग 20 लाख इज अवेलेबल. जो नई मशीन है वो 20 लाख रुपए में मिल रही है. दो इट्स कैपेसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ द ओल्ड मशीन. इसकी कैपेसिटी और पुरानी मशीन की कैपेसिटी बिल्कुल सेम है. मतलब अगर पुरानी 10,000 यूनिट बनाती थी तो ये भी 10,000 बनाएगी. इट विल मीन अ सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख पर एनम. लेकिन इसकी वजह से हमारे वेरिएबल खर्चे कम हो जाएंगे और वो भी 7 लाख रुपए हर साल का खर्चा कम हो जाएगा. द लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 years एट द एंड ऑफ विच इट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 लाख. तो मशीन 5 साल बाद 2 लाख रुपए में बिकेगी. ठीक है. द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 46% एंड पी लिमिटेड पॉलिसी इज नॉट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इफ द यील्ड इज लेस देन 12%. अगर 12% से कम मिला तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. ये हो गया हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर. ठीक है. इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है द ओल्ड मशीन इफ सोल्ड टुडे विल रियलाइज 1 लाख. अगर पुरानी मशीन को आज बेच दोगे तो 1 लाख रुपए का आपको फायदा मिल जाएगा. इट विल हैव नो सेल्वेज वैल्यू इफ सोल्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर. अगर 5 साल के बाद बेचोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला. ठीक है. एडवाइज पी लिमिटेड वेदर और नॉट द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस. कह रहे हैं कि पुरानी मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात की एडवाइस दीजिए. ओके. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल एनुअली 5 years एट 12% 3.605. तो क्वेश्चन ने खुद ही हमें सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर बता दिया. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर 12% पर एनम 0.567. और 5 साल के बाद जो ये मिलेगा, मतलब 5 साल बाद की एन्युटी बता दी 0.561. कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री. अंडरलाइन करिए. कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री, यानी अगर आपने मशीन को प्रॉफिट में बेचा है या नुकसान में बेचा है उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना. दूसरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5 year एट 12% पर एनम इज 0.567. अच्छा, कहाँ पहुँची हमें. कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री. इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन एज वेल एज ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन. कह रहे हैं कि इनकम टैक्स को इग्नोर कर दीजिए. अंडरलाइन करिए. इनकम टैक्स को इग्नोर कर दीजिए. और कह रहे हैं कि डेप्रीशिएशन पर जो सेविंग होगी इनकम टैक्स की वजह से उसको इग्नोर कर दीजिए. और मशीन को बेचने से नुकसान हुआ है उसे भी इग्नोर कर दीजिए. आप बता सकते हैं मशीन बेचने से हमें कितना नुकसान हुआ है. 4 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाली मशीन आप बेच रहे हैं 1 लाख रुपए में. 4 लाख रुपए वाली मशीन आप 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 3 लाख का नुकसान है. लेकिन इनकम टैक्स ने कहा है कि आपको इस पर कोई इनकम टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा. और अगर कैपिटल गेन हुआ तो हम आपसे इनकम टैक्स मांगेंगे भी नहीं. डेप्रीशिएशन पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा. तो डेप्रीशिएशन पर अगर इनकम टैक्स नहीं है तो डेप्रीशिएशन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का फ़ायदा ही तब है जब क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स अलाउड हो. तो डेप्रीशिएशन पर इनकम टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा. पढ़ते क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं. देखिए सबसे पहले फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल आउटफ्लो. परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. नई मशीन की परचेज कॉस्ट है 20 lakhs. सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन
पुरानी मशीन है, 1,00,000 रुपए में बिक जाएगी। नुकसान पे बेच रहे हो, 4,00,000 है इसकी WDV, पर इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, फ़ायदे पे बेचो नुकसान पे बेचो, ना हम टैक्स का फ़ायदा देंगे ना हम टैक्स मांगेंगे, तो कोई बात नहीं। इनिशियल आउटफ्लो 19 लाख। फिर निकालेंगे इंक्रीमेंटल CFAT। तो आज की डेट में आपको 19 लाख रुपए फालतू देने पड़ेंगे। फिर ईयर 1 से ईयर 5 तक कितना फायदा होता है वो देखते हैं। सेविंग इन कॉस्ट, हर साल 7 लाख रुपए बचेंगे। डेप्रीशिएशन के लिए क्वेश्चन ने क्लियरली मना करा है कि उस पर इनकम टैक्स की सेविंग नहीं है। अगर इनकम टैक्स का फायदा नहीं है डेप्रीशिएशन को, तो ना उसे ऐड करने की जरूरत है ना लेस, क्योंकि वो तो हमारे लिए बेकार हो गया। डेप्रीशिएशन का फायदा ही ये था कि उसे पे टैक्स पर सेविंग मिल जाती थी। लेस टैक्स एट 46%, 3,22,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 378। कोई डेप्रीशिएशन ऐड नहीं करना, इसीलिए यही CFAT बन जाएगा। इंक्रीमेंटल टर्मिनल इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन या न्यू की ले लेते हैं पहले। तो जी जो पुरानी मशीन है, जो नई मशीन है वो 2 लाख में बिक जाएगी, ठीक है। सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन जीरो, तो इंक्रीमेंटल सैल्वेज ₹2,00,000। बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में 20 लाख की खरीदी, 1 लाख की पुरानी बेची, 19 लाख गए। फिर 7 लाख रुपए का हर साल फायदा हुआ, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बचे 378। और उसके बाद में ईयर एंड पर जब बेचोगे नई वाली 2 लाख की बिक जाएगी, पुरानी तो बिकती नहीं, काम खत्म। इनकम टैक्स की ना तो सेविंग है डेप्रीशिएशन पर, इसलिए डेप्रीशिएशन को ना ऐड किया ना लेस किया, ना ही मशीन बेचने और ख़रीदने के प्रॉफिट लॉस पर इनकम टैक्स है। तो स्टार्टिंग में हमारी 4 लाख वाली मशीन 1 लाख में बिकी थी, तो इनकम टैक्स में 3 लाख रुपए के लॉस पर फ़ायदा मिलता, लेकिन वो सब नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं। फोर्थ NPV years, particulars, amount, discounting factor at 12%, फिर joint value, year 0, मेरी जेब से 19 लाख रुपए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
टेंशन मत लीजिए, 4 क्वेश्चन के बाद समझ में आना चालू हो जाएगा। इंक्रीमेंटल CFAT 3,78,000 अगले 5 साल तक आपको फालतू मिलेंगे। और 5th ईयर के एंड में आपको सैलवेज फालतू मिलेगी 2 लाख रुपए। 113,400। NPV 423,910। इतना नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन देखते हैं शुरू से। बेटा रिप्लेस, अच्छा नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है। कंपनी शुड कंटिन्यू विद ओल्ड मशीन। तो पुरानी मशीन को चलता रहने देंगे, नई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा पूरा शुरू से देखते हैं। नई मशीन 20 लाख की, पुरानी मशीन 1 लाख में बिक रही है। लेकिन मेरे भाई 4 लाख रुपए की बुक वैल्यू है इसकी, तो 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, 3 लाख का नुकसान हुआ। इनकम टैक्स वालों से जाओ सेविंग मांगो। इनकम टैक्स वाले बोले कि लॉस होने पर हम आपको कोई सेविंग नहीं देंगे, फायदा होने पर आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे, कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। ओके, तो इनकम टैक्स की बात नहीं आ पाई, बाकी नॉर्मल चल गया। 20 लाख रुपए गए, 1 लाख रुपए आए। इंक्रीमेंटल CFAT, अब अगर नई मशीन ले लेते हो तो फायदा क्या होगा? देखो जी, 7 लाख रुपए के तो खर्चे कम हो जाएंगे, लेकिन डेप्रीशिएशन में तो फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा डेप्रीशिएशन पर टैक्स नहीं है। अब मैं यहां माइनस करूं डेप्रीशिएशन, यहां ऐड करूं डेप्रीशिएशन, वो तब करता था जब इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन को खर्चा मानता था। इनकम टैक्स वाले तो कह रहे हैं डेप्रीशिएशन खर्चा ही नहीं है, तो वो हमारे लिए बेकार हो गया। ठीक, तो ना डेप्रीशिएशन काम का, ना प्रॉफिट लॉस काम का। तो 7 लाख रुपए फालतू कमाए, 378 हमारी जेब में चले गए। टर्मिनल वैल्यू 2 लाख रुपए। नई मशीन अगर आप लोगे तो दी एंड में नई मशीन 2 लाख की बिक जाएगी। अगर पुरानी मशीन होती दी एंड में तो उससे 1 भी रुपया ना मिलता, तो दी एंड में जाके 2 लाख रुपए फालतू मिलेंगे। और ये कागज पे चल रहा है सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, क्या पॉसिबल है कि नई मशीन भी और पुरानी मशीन भी हो एक साथ? मैं लिख रहा हूं सैल्वेज ऑफ न्यू, सैल्वेज ऑफ ओल्ड, दोनों में से कोई एक होगी। ये सिर्फ कागज पर हिसाब किताब चल रहा है कि अगर आप नई मशीन लेते हो तो 19 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, 378 एक्स्ट्रा कमाओगे और 2 लाख एक्स्ट्रा कमाओगे दी एंड में।
अगर पुरानी मशीन होती तो दी एंड में कुछ भी ना मिलता। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को करके देखना एक बार। 17 ट्राई करिए, नहीं होगा 17, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। 17 आप लोगों से नहीं होगा तो 20 के बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आप अभी कर पाओगे उसे। ट्राई करके देखिए एक बार, और पूरा खुद पढ़ के खुद दिमाग लगाइए। बस मैं पहली लाइन का मतलब बता देता हूं। A plastic manufacturing company is considering replacing an older machine which was fully depreciated for tax purpose. इनकम टैक्स के हिसाब से पुरानी मशीन खत्म हो चुकी है। बताइए पुरानी मशीन पर कितना डेप्रीशिएशन लगता होगा। कह रहे हैं पुरानी मशीन फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुकी है टैक्स के हिसाब से। तो एक मशीन फुल्ली डेप्रीशिएटेड हो चुकी है, क्या उस पर अब इन फ्यूचर भी डेप्रीशिएशन लगेगा या जीरो? जीरो डेप्रीशिएशन। जो मशीन फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुकी है, एक बात बताओ, 10 लाख रुपए की मशीन, मैंने इस पर डेप्रीशिएशन लगा दिया है 10 लाख, इसकी WDV है जीरो, यानी फुल्ली डेप्रीशिएटेड। क्या अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लग सकता है इस मशीन पर? फुल्ली डेप्रीशिएटेड का मतलब है पूरी जितने की मशीन थी उतना डेप्रीशिएशन लग चुका है, अब इससे ज़्यादा डेप्रीशिएशन नहीं लग सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और करने की कोशिश करिए। खुद पढ़ना है, खुद दिमाग लगाना है, दिक्कत आए कोई बात नहीं, खुद करने की कोशिश करनी है एक बार। फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं, जिसके बाद बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी।
देखिए सभी ने कर लिया है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं टेढ़ा क्वेश्चन, ये तो सीधा था। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 7.11। इसके बाद में आपका रिप्लेसमेंट खत्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन है हमारे पास, 21 होमवर्क में है, वही देखता हूँ, अगर टाइम है तो करवाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आपको कटवा दिए थे, जो जो नहीं करने आपको? क्वेश्चन तो कटवा दिए थे, जो जो नहीं करने आपको, या नहीं करवाए थे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये इलाहाबाद वालों ने पता नहीं ये चक्कर क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 22 नंबर नहीं करना, 23 नंबर नहीं करना, 25 नंबर नहीं करना, और एक और था 28, 15 भी है, 15, ये क्वेश्चन नहीं करना। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एबीसी कंपनी इज हैविंग डिफिकल्टीज विद एन ऑटोमेटेड ग्राइंडिंग मशीन, हैज 4 years ऑफ सर्विस लाइफ। ठीक है जी, तो 4 साल की सर्विस लाइफ है इसकी। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फेयरली साइजेबल कंपेयर टू इट्स रिवेन्यू। फॉर द नेक्स्ट 4 years द रिवेन्यू जनरेटेड विल बी 5,20,000 एंड कॉस्ट विल बी 380। अंडरलाइन कर लीजिए, रिवेन्यू आएगा 520, कॉस्ट लगेगी 380, प्रॉफिट बताइए। दोनों को अंडरलाइन करके लिख दीजिए, प्रॉफिट 520 माइनस 380, 140। प्रॉफिट लिख दीजिए, 1,40,000 का प्रॉफिट तो हम पुरानी मशीन से ही कमा रहे हैं, मतलब सेल और खर्चों में। इन एडिशन इट मस्ट टेक डेप्रीशिएशन ऑफ 80,000 पर ईयर अंटिल मशीन रीच जीरो बुक वैल्यू। अंडरलाइन कर लीजिए, डेप्रीशिएशन 80,000 पर ईयर अंटिल मशीन रीच जीरो बुक वैल्यू। कह रहे हैं जब तक मशीन जीरो बुक वैल्यू पर नहीं पहुंच जाती तब तक 80,000 रुपये का डेप्रीशिएशन लगाएंगे हर साल। अच्छा, जिस दिन मशीन जीरो बुक वैल्यू पर पहुंच जाएगी फिर डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लगाएंगे, बताइए। क्या जीरो डेप्रीशिएशन होने के बाद कभी डेप्रीशिएशन लगता है? नहीं लगता। जीरो हो गई बुक वैल्यू फिर डेप्रीशिएशन नहीं लगता। आगे, द मशीन कुड बी सोल्ड टुडे फॉर नेट कैश 80,000। आप चाहो तो पुरानी मशीन को आज की डेट में 80,000 में बेच सकते हो, विच इज लेस देन इट्स करंट बुक वैल्यू 160। अंडरलाइन कर लीजिए, करंट बुक वैल्यू 1,60,000। हाँ जी, आप बताइए, 1,60,000 रुपये इसकी करंट बुक वैल्यू है। आज की डेट में आप 80,000 में बेच दोगे, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताइएगा। लॉस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हर साल 80,000 रुपये का डेप्रीशिएशन है, मशीन है 1,60,000 की, कितने साल तक डेप्रीशिएशन लग पाएगा? दो साल तक डेप्रीशिएशन लग पाएगा। मशीन जबकि चलनी है 4 साल। ये एक अजीब तरीके का इन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। देखिएगा क्या क्या बातें बोली हैं, वो बातें देखते हैं सारी हम एक एक करके। देखिएगा, 1 by 1 देखते हैं। देखिएगा, देखिए, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन या बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन लिखते हुए,
बुक वैल्यू यानी WDV 1,60,000। डेप्रीशिएशन 80,000 पर एनम। ठीक है। लाइफ 4 ईयर्स। इसका मतलब डेप्रीशिएशन ईयर 1 to 2 80,000, 3 and 4 0। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे कह रहा है, फिर से पैराग्राफ बोलते हैं, द मशीन कुड बी सोल्ड टुडे फॉर नेट कैश 80,000। आप चाहो मशीन को आज 80,000 में बेच सकते हो, विच इज लेस देन इट्स करंट बुक वैल्यू 160। दिस इज नॉट गुड सिंस इफ मशीन वर हेल्ड फॉर 4 ईयर्स इट कुड प्रोबेबली बी सोल्ड फॉर 80,000 नेट कैश। कह रहे हैं आज चाहो तो मशीन 80,000 की बेच दो, लेकिन अगर 4 साल के बाद बेचोगे तो भी 80,000 रुपये में बिक जाएगी। ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। सेल वैल्यू ऑफ मशीन टुडे, आज की डेट में बेचिए 80,000। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद बेचिए 80,000। ओके, यानी आज बेचो तो भी 80,000 की, 4 साल बाद बेचो तो भी 80,000 की। ठीक है, एक बात आई यहां तक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने अब नई मशीन की बात चालू करेगा। नई मशीन की बात, द फर्म्स ऑल्टरनेटिव इज टू इन्वेस्ट इन अ न्यू ग्राइंडिंग मशीन कॉस्टिंग 4 लाख, नॉट काउंटिंग द 80,000 नीडेड टू ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉल इट। अंडरलाइन करिएगा, मशीन कॉस्टिंग 4 लाख नॉट काउंटिंग द 80,000 नीडेड टू ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉल इट। बताइए नई मशीन कितने की पड़ रही है आपको, 4 लाख की या 4,80,000 की? चार लाख की मशीन है, इंस्टॉलेशन उसमें नहीं जोड़ी, 480 की मशीन हो गई। ठीक है, इट वुड, आगे, द न्यू मशीन वुड जनरेट रेवेन्यू 9,20,000 विद कैश एक्सपेंसेज 5,80,000। ऊपर जाकर देखिए, पुरानी मशीन का रिवेन्यू था 520, नई मशीन का रिवेन्यू है 920, तो रिवेन्यू बढ़ गया। पुरानी मशीन की कॉस्ट थी 380 और नई मशीन की कॉस्ट है 580, तो खर्चे भी बढ़ गए। तो सेल भी बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं। इट वुड बी डेप्रीशिएटेड ओवर अ लाइफ, ओवर अ 4 ईयर पीरियड टू अ बुक वैल्यू 160। अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए। It would be depreciated over a 4 years period to a book value of rupees 1,60,000। 4,80,000 रुपये की मशीन, 4,80,000 रुपये की मशीन है और 1,60,000 तक डेप्रीशिएट होगी। डेप्रीशिएशन बता सकते हैं हर साल कितना आ गया? निकाल के देखिए डेप्रीशिएशन।
देखेगा। $4,80,000 की मशीन है, लिख ही देता हूं, डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीन। डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीन 4,80,000 की मशीन 160 तक डेप्रीशिएट होगी, 4 साल की लाइफ, 80,000 पर एनम। हर साल का डेप्रीशिएशन 80,000, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एट विच टाइम इट कुड बी सोल्ड फॉर 1,40,000 नेट कैश। बताइए दी एंड में, लाइफ के एंड में कितने रुपए में आप मशीन को बेचोगे? नई वाली मशीन लाइफ के एंड में कितनी बिक जाएगी? 1,40,000 की बिक जाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। डेप्रीशिएशन वुड बी बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, द न्यू मशीन वुड रिक्वायर टाइंग अप an additional 2 lakh of inventory and debtors over 4 years period। अंडरलाइन करिए, टाइंग अप एडिशनल 2 lakh। वर्किंग कैपिटल लिख लीजिए उसके नीचे। सर थोड़ा सा ऊपर कर, कैमरा नीचे कर। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। हाँ जी, तो वर्किंग कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए लग जाएगी। मुझे बताइए कब लगेगी? आज की डेट में आपके 2 लाख रुपए लग जाएंगे और 4 साल के बाद ये 2 लाख रुपए वापस निकल जाएंगे जब प्रोजेक्ट बंद होगा। आगे लिखा हुआ है 2 लाख रुपए के लिए स्टॉक में लगेगा ये पैसा और डेटर्स में लगेगा, तो ठीक है, स्टॉक और डेटर्स में हमारे 2 लाख रुपए लग जाएंगे। ओके, वॉट इज द डिफरेंशियल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो स्ट्रीम? डिफरेंशियल कैश फ्लो यानी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, हम उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर दिस प्रपोजल एज्यूमिंग दैट 50% टैक्स ऑन इनकम एंड कैपिटल गेन, कह रहे हैं जी कैपिटल गेन पे भी टैक्स है और इनकम टैक्स तो ही है। ऑल्सो इवेल्युएट द प्रपोजल एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, और डिस्काउंट रेट आपको लेना है 10%, तो 10% से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर। देखेगा स्टेप 1, बेटा 4 लाख रुपए की मशीन है और उसके इंस्टॉलेशन 80,000, 4,80,000 की हो गई नई वाली मशीन। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल आउटफ्लो, cost of machine inclusive installation expense। $4,80,000, 4,80,000 रुपये लग गए, ठीक है। लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बेच दोगे अगर 80,000 में बिक जाएगी। $80,000 में बेच दिया तो आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग ऑन लॉस, 50% सेविंग 80,000 पर। 80,000 कैसे? 1,60,000 की मशीन है, आपने 80,000 में बेच दी तो 80,000 का नुकसान,
WDV या बुक वैल्यू, और ये सेल वैल्यू। तो 80,000 वाली मशीन 160 में बेच दी, 80,000 का नुकसान हो गया। इनकम टैक्स वालों से 40,000 रुपये टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। एड वर्किंग कैपिटल, 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के चले जाएंगे। जो जाएगा वो पॉजिटिव, जो आएगा वो नेगेटिव, क्योंकि आउटफ्लो निकाल रहे हैं। इनिशियल आउटफ्लो 560। लिख लीजिए, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, देखिएगा, 4,80,000 रुपये हमारी जेब से गए, 80,000 हमारी पुरानी मशीन बेचकर आ जाएंगे। नुकसान होगा तो टैक्स सेविंग मिल जाएगी, टैक्स सेविंग फिर से 40,000 आ गए। फिर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया तो गया, ठीक है। 5,60,000 रुपये हमारी जेब से चले गए। सेकंड, इंक्रीमेंटल CFAT, इंक्रीमेंटल CFAT देखिएगा, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर्स 2 पार्ट में बना रहा हूं, कोई रीजन बता सकता है 2 पार्ट में बनाने का? ईयर 1 2 अलग और 3 एंड 4 अलग। बिल्कुल, डेप्रीशिएशन, बिल्कुल सही, क्योंकि 3rd एंड 4th ईयर में डेप्रीशिएशन पुरानी मशीन पर 0 है। अब देखिएगा, इंक्रीज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू बढ़ गया। अब आपका रिवेन्यू हो रहा है 9,20,000, जबकि पहले आपका रिवेन्यू होता था 5,20,000। 4 लाख रुपए का रिवेन्यू बढ़ा पहले दूसरे साल भी, तीसरे और चौथे साल भी। लेस इंक्रीज इन एक्सपेंस, खर्चों की बात अगर की जाए तो 580 के खर्चे अब हो रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 380 के खर्चे थे। तो 2 लाख के खर्चे भी बढ़े हैं। कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकता है। पुरानी मशीन पर 1,40 का प्रॉफिट था, नई मशीन पर 3,40 का प्रॉफिट है। पुरानी मशीन पर 1,40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ करता था, नई मशीन पर 3,40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ करेगा, तो 2 लाख का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बच्चा प्रॉफिट से भी कर सकता है, बच्चा प्रॉफिट से भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। लेस इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन, ठीक है। इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन की अगर बात की जाए, पहले 2 साल पुरानी मशीन पर डेप 80,000, नई मशीन पर डेप 80,000, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पुरानी हो या नई हो, डेप्रीशिएशन 80,000। अगले 2 साल पुरानी मशीन पर 0, नई मशीन पर 80, अब फर्क पड़ेगा। तो पहले 2 साल इंक्रीज कितना हुआ, न्यू डेप माइनस ओल्ड डेप, 0। नई मशीन पर भी डेप 80,000, पुरानी पर भी डेप 80,000, तो इन डेप्रीशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर फर्क पड़ा पूरे 80,000 का। नई पर डेप 80,000, पुरानी पर डेप 0।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए, 1,20,000 लेस टैक्स 50%, 1 लाख रुपए का टैक्स ये आ गया और 60,000 का टैक्स ये आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये, 60,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये ऐड, डेप्रिसिएशन 0, 80, इंक्रीमेंटल CF80 1,40,000। ठीक है, इसके आगे का करते हैं ब्रेक के बाद।
सबसे पहले हमने निकाला कि भैया इसका CF इनिशियल आउटफ्लो कितना आ रहा है, तो इनिशियल आउटफ्लो आ गया 560। इसके बाद में इंक्रीमेंटल CF80 आ गया हमारे पास, इंक्रीमेंटल CF80 हमारे पास आ गया 1 लाख एंड 140। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत समझने वाला है, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। देखिएगा, पहले ओल्ड मशीन की डिटेल निकालते हैं। स्कोर चल रहा है 102 पर 2 विकेट। हाँ जी, सबसे पहले लेते हैं ओल्ड की डिटेल। ओल्ड की डिटेल देखिए, सेल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन आपकी कितने में बिक जाएगी? ओल्ड मशीन बिक जाएगी आपकी 80,000 में। ओल्ड मशीन आपकी 80,000 में बिक जाएगी, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, बताइए। ओल्ड मशीन की 4 साल के एंड में बुक वैल्यू कितनी होगी? 1,60,000 की मशीन है, पहले 2 साल 80-80 हज़ार का डेप्रीशिएशन लग गया, तो मशीन की बुक वैल्यू तो 2 साल के बाद ही जीरो हो गई है। 4 साल के बाद तो वैसे भी जीरो रहनी ही रहनी है, तो मशीन की बुक वैल्यू है जीरो। तो 80,000 में बिक गई तो प्रॉफिट हो गया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। %50 टैक्स देना पड़ेगा आपको 80,000 पर। बिकी है 80 में, WDV हो चुकी है 0, चौथे साल का एंड चल रहा है, दी एंड पर बात कर रहे हैं हम। ये 40,000 रुपये इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेट सेल्वेज, ओल्ड मशीन की सेल्वेज कितनी आ गई नेट? तो जी ओल्ड मशीन की सेल्वेज आ गई 40,000, ठीक है। न्यू मशीन, अगर नई मशीन की बात करूं मैं, नई मशीन की बात की जाए तो सेल्वेज, क्वेश्चन ने कहा है ये नई मशीन बिकेगी 1,40,000 में, 140 में बिकेगी, जबकि मशीन है 160 की। नुकसान हुआ है, टैक्स सेविंग मिलेगी आपको, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, एट 50% ऑफ 20,000। 1,40,000 में बेची है, 1,60,000 WDV है, 20,000 का नुकसान हो रहा है आपका। 10,000 का टैक्स में सेविंग हो गई, फायदा हो गया। नेट 1,50,000 रुपये जेब में आ गए। बेटे अब आउटफ्लो नहीं निकाल रहे। अब फिरोजाबाद कह रहा है कि सर टैक्स सेविंग तो लेस होता है, अब आउटफ्लो नहीं निकाल रहे, अब इनफ्लो निकाल रहे हैं। तो मशीन बेची तो 1,40,000 आए, टैक्स की सेविंग हुई तो 10,000 और आए। बताइए कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? पुरानी होती तो 40 जेब में आते, नई है तो 1,50 जेब में आए।
इंक्रीमेंटल सैलवेज 1,10,000, 1,50,000 माइनस 40। एक और चीज आएगी आपके पास, वर्किंग कैपिटल मार्जिन। वर्किंग कैपिटल वापस आएगी 2 लाख रुपए की। आपने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगाई थी, वो वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो आपकी जेब में बताइए कितना टर्मिनल वैल्यू वापस आएगी? 3,10,000। क्वेश्चन नंबर 18 में टैक्स कंसीडर क्यों नहीं किया? बच्चा पूछ रहा है। जितनी WDV है उतने में ही बिकी है। अगर ये मशीन 1,60 में ही बिक जाए तो ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, फिर इनकम टैक्स नहीं आएगा। टैक्स तब आएगा जब या तो प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 लाख रुपए ही उसकी WDV थी, 2 लाख रुपए में ही वो बिक गई, तो ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान। ठीक है। फोर्थ NPV। देखिएगा, ईयर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 आपकी जेब से पैसा गया। ईयर 0 में आपकी जेब से पैसा गया। आपकी जेब से कितने पैसे गए थे? इनिशियल आउटफ्लो 5,60,000। ये गया 560। ठीक है, ये पैसा चला गया। ईयर 1 to 2, 2 to 3 to 4 और फिर 4। NPV ईयर 4 में आपके पास पैसा वापस आया है 3,10,000। ईयर 1 to 2 में आपके पास इंक्रीमेंटल CFAT है। यहाँ 1,00,000 रुपए आए हैं, यहाँ 1,40,000। तो पहले 2 साल 1,00,000 रुपए, अगले 2 साल 1,40,000। तो 1.1 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू ये आ गए 1.7355। ठीक है, फिर 3 and 4, ये आ गया 1.4343 और ये है 0.6830। 173,550 2,08,2 2,11,730। $26,082।
ठीक है, नेगेटिव एनपीवी है, पॉजिटिव है क्या? अरे पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, सॉरी। $26,082 पॉजिटिव है। आप बच्चा कह रहा है बुक में आंसर कुछ और है। बुक में 25,990 रुपये है, हमारा 26,082 रुपये है डिफरेंस। 92 का डिफरेंस है ड्यू टू डेसिमल्स। इन्होंने 3 प्लेस तक लिया है और हमने 4 प्लेस तक लिया है, तो उससे हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 तक का डिफरेंस हो सकता है। अमाउंट पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन की। ठीक है जी, रिप्लेस द मशीन। ये मशीन आपकी रिप्लेस हो गई। इसके बाद में हमारा ये काम खत्म। अब हमारे पास लास्ट टेक्निक बची है IRR। लास्ट टेक्निक बची है IRR। आपकी 2 क्लासें और लगेंगी। एक क्लास तो अभी लगेगी आपकी कैश फ्लो की, नेक्स्ट क्लास आपकी कैश फ्लो की लगेगी, और उसके अंदर आपको कैश फ्लो का एक एग्जाम्पल करवाया जाएगा। उस एग्जाम्पल में पूरा कैश फ्लो फंड फ्लो आएगा। फिर कैश फ्लो फंड फ्लो के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। नोट्स भिजवा दूंगा मैं आपके सभी के सेंटर पर। और इसके अलावा एक नेक्स्ट टेक्निक बची है, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी। आज की क्लास में मुझे इतना ही करवाना है। अब मैं क्या करवाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2 क्लास मेरे पास रखी हुई हैं, बाकी वो दोनों चलवानी है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की एक क्लास है, टोटल 3 क्लासें। हाँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगली क्लास आप जब देखोगे तो आपको कैश फ्लो समझ में आ जाएगा एक क्लास में कैसे होगा। मुझे ये बता दीजिए, कोई क्वेरी है पीछे तो बता दीजिए। कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। किसी की कोई क्वेरी है तो वो बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास आपकी है कैश फ्लो का बेसिक, कैश एंड फंड फ्लो का बेसिक। उसमें एक एग्जाम्पल चलेगा, बेसिक समझाया जाएगा। उससे नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो के क्वेश्चन हैं। और जो लास्ट टेक्निक है आपकी, लास्ट टेक्निक आपकी IRR, वो IRR टेक्निक है। फिर अगली क्लास में वो लाइव है, सारी क्वेरी वगैरह जितनी भी हैं सब ले लेंगे और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे कैश फ्लो फंड फ्लो के। कैश फ्लो फंड फ्लो का बेसिक है बेटा नेक्स्ट क्लास में। उससे नेक्स्ट क्लास में लास्ट टेक्निक है ना कैपिटल बजटिंग की, वो है, प्लस कैश फ्लो के क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डेटर मैनेजमेंट नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे डेटर्स मैनेजमेंट आप लोगों का हो तो चुका है बेटा। डेटर्स मैनेजमेंट ही रिसीवेबल मैनेजमेंट है। कानपुर कह रहा है रिसीवेबल मैनेजमेंट भी है। डेटर मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट डेटर मैनेजमेंट का नाम है। मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, जो आपकी तीसरी क्लास है वो लाइव क्लास है, क्वेरी प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 3 क्लासें आपकी बची हुई हैं सिर्फ। थ्योरी के लिए तैयारी कैसे करनी है, थ्योरी के लिए बता देता हूं मैं। थ्योरी के लिए आपके पास नोट्स भेजूंगा, लेकिन जनरली नोट्स वगैरह से या किसी चीज़ से नहीं आते। प्रैक्टिस मैनुअल से थ्योरी पढ़िए। बहुत कम थ्योरी है कोस्ट एफएम में, प्रैक्टिस मैनुअल से, उसी से सारी थ्योरी आती है। तो सजेशन है थ्योरी प्रैक्टिस मैनुअल से करिएगा। दूसरी बात, ये 3 क्लास लिख लीजिए। अगली कैश फ्लो फंड फ्लो है, उससे अगली IRR वो है, फिर लाइव क्लास है। ये 2 रिकॉर्डिंग है बस। उसके बाद लाइव क्लास है, पूरी क्वेरी चलेगी लाइव क्लास और कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा, कॉस्टिंग के जो सजेस्टेड आंसर मतलब सजेस्टेड क्वेश्चन है और FM के जो सजेस्टेड क्वेश्चन है, सारे सेंटर्स को मेल कर रहा हूँ इवनिंग बैच के। जितने भी सजेस्टेड क्वेश्चन है मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सारे टिक करवा के वो किस तरीके से बनाया है वो आपको बता देता हूँ। वो दिखाया मैंने आपको, भी नहीं दिखाया?
देखिएगा वो इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास भिजवाने वाला हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ कैसे भिजवाऊंगा वो, ये देख लीजिएगा। इस तरीके से बनाया है, जैसे मान लो मटेरियल चैप्टर है कॉस्टिंग में, तो यहां पर है BQ, BQ यानी बुक का क्वेश्चन, यहां पर है 2, यहां पर है 3 to 5 और यहां पर है फाइनल। फिर ऐसे ही PYQ, फिर 2, 3 to 5 और फाइनल। इस तरह से बनाकर भेज रहा हूं आपके पास। ये किस तरीके से काम करेगा वो आपको बताता हूं। ये इस तरीके से काम करेगा। कैपिटल बजटिंग में बेटे एक टेक्निक बची है बस, IRR। हाँ जी, इसके अंदर देखिए इस तरीके से काम करेगा, जैसे बुक का क्वेश्चन नंबर, एक बात बताइए, पहला रिवीजन जो आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे उसमें कोई एक आध क्वेश्चन करना चाहिए या सारे क्वेश्चन करने चाहिए? फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने चाहिए, बिल्कुल। इसलिए मैंने फर्स्ट रिवीजन गायब कर दिया है, फर्स्ट रिवीजन गायब कर दिया है, वो नहीं लिया। मैंने लिया है सेकंड डिवीजन से। तो जैसे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5th, 8th, 11th, 17th, 24, 32, 36 इस तरह से लिया है। मुझे लगता है कि ये सारे वो क्वेश्चन है जिनका सेकंड डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन में तो सारे, सेकंड में सेलेक्टेड। अब देखिए 3 to 5, मुझे लगता है 5th क्वेश्चन 3 to 5 में होना चाहिए, यानी तीसरे से लेकर 5वें तक कोई भी रिवीजन करिए, यहाँ जरूरत नहीं है। इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए, इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टिक लगा दिए कि 3 से 5 बार जब रिवीजन होगा, 3rd से लेकर 5th रिवीजन, पहले रिवीजन में सारे क्वेश्चन, सेकंड में ये सेलेक्टेड, 3rd से 5th में ये सेलेक्टेड। फिर एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले जैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले का नाम रखा है फाइनल रिवीजन। तो एग्जाम से एक दिन पहले आप बस ये दोनों क्वेश्चन करके जाएंगे बुक के, फिर ऐसी पास्ट ईयर क्वेश्चन। ऐसे पूरी टेबल बनाई हुई है कॉस्टिंग की और FM की। तो सारे सेंटर्स को मेल कर दूंगा, बाकी फेसबुक पे भी डाल दूंगा मैं, बिल्कुल सारे सेंटर्स पे मेल कर दूंगा, बाकी फेसबुक पे भी डाल दूंगा। और इसके अलावा टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट मेरे को भेजना है, पूरा फुल फ्लैश टेस्ट बनाकर भेजना है। टेस्ट के वो बता देता हूँ मैं तो भेज ही दूंगा। खैर एक आप जो अच्छी चीज़ें वो बताता जा रहा हूँ, ICAI की साइट पर जाकर स्टूडेंट पोर्टल है, वहाँ पर लिखे हुए हैं सैंपल पेपर। तो वहाँ पर आप जाकर ढूंढेंगे तो पूरा एग्जाम पैटर्न पर उन्होंने पेपर बनाए हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। तो उन पेपर्स को आप सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न पर बने हुए, उन्हें सोल्व कर सकते हैं, बेटर रहेगा। और टेस्ट के लिए अब एक बात बताओ, सेंटर पे टेस्ट भिजवाऊँ या फेसबुक पे लगा दूँ तो उससे भी कर लोगे क्या? फेसबुक पे चिपका दूँ टेस्ट तो उससे कर लोगे सेंटर पर? ठीक है, सेंटर पे भिजवा देता हूँ। फिर एक एक दो दो टेस्ट भिजवाता रहूँगा, सारे 2-2 3-3 चैप्टर के, वो आपसे लेते रहा करेंगे। टेस्ट कब भिजवाऊँगा? 3 चैप्टर का तो अभी भिजवा सकता हूँ मैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक ही क्लास है, थ्योरी आती है बस उसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल नहीं आते। हाँ, आपका टेस्ट कितना टेस्ट बनाना है ये बता दो। पूरे के पूरी FM का टेस्ट बना दें? ठीक है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पूरी की पूरी एक काम कर दूंगा, 3-3 चैप्टर का टेस्ट बनाकर भेज दूंगा, आप 3-3 करके सोल्व करिएगा। पहले भेज दूंगा रेशो, लीवरेज, EBI TPS, उसके बाद भेज दूंगा दूसरा टेस्ट आपके पास डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, फिर भेज देंगे कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैश फ्लो, ऐसे बना देंगे। भिवानी मुझसे तीसरी बार पूछ रहा है कि कैपिटल बजटिंग पूरा हो गया क्या? मैं बोल चुका हूं कि एक टेक्निक बची है IRR, जो परसों की क्लास में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में होगी। हाँ जी, लिखवा भी चुका हूं बेटा, ये नोट कर लो, लिखवा भी चुका हूं। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। कैश फ्लो, फंड फ्लो होगा नेक्स्ट में, उससे अगली में कैश फ्लो, और लास्ट क्लास होगी
लास्ट टेक्निक होगी IRR, जो कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। फिर लाइव करिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, वो बहुत सिंपल है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। कैपिटल बजटिंग के एग्जाम में कुछ खास नहीं आता इसमें। एक कानपुर ने क्वेश्चन पूछा था, पास्ट ईयर क्वेश्चन 4th बुक का क्वेश्चन नंबर, पास्ट ईयर क्वेश्चन 4th पेज नंबर 4.12 पर। कैश फ्लो फंड फ्लो के नोट्स भिजवा दूंगा बेटा, आपके सेंटर पे मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, इसे हटा दूं। कानपुर बताइए बेटा दिक्कत क्या है इसके अंदर, दिक्कत बता दीजिए। कानपुर ने पूछा है पास्ट ईयर क्वेश्चन 4th। टेस्ट में इस तरीके से भेजूंगा कि पहले क्वेश्चन और उसके बाद में आंसर डले हुए इसमें। हमने कॉस्ट निकाली है 90 पर, और हाँ बिल्कुल 90 पर कॉस्ट निकाली है हमने, वो ठीक है। 85 गलत है, प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर गलत है। प्रैक्टिस मैनुअल में देखा होगा आपने आंसर, वो गलत है। उन्होंने वो 5% वाला पॉइंट ही नहीं पढ़ा, वो से भूल गए। हाँ जी, इसके अलावा तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा आप लोग, कैश फ्लो फंड फ्लो। और प्लीज टाइमली रिवीजन करिए, पूरा पूरा रिवीजन करिए, आराम से फोकस्ड होकर आराम से करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं आ रही उसे छोड़ दीजिएगा लास्ट टाइम में। अभी तो पूरी कोशिश करिएगा, सब करिए। लास्ट में कोई चीज़ नहीं आए एग्जाम से 1 महीने पहले, उस पर टाइम खराब मत करिएगा। थ्योरी आएगी बेटा 8 से 12 नंबर की, 8 से 12-13 नंबर की आएगी। बेसिकली 32 नंबर की थ्योरी बोलकर चलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं ये। 32 मार्क्स की थ्योरी बोलेंगे, जिसमें से 16 से लेकर 20 नंबर की थ्योरी न्यूमेरिकल वाली होगी। मतलब जैसे आपसे पूछ लेंगे न्यूमेरिकल में, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कह दिया आपसे कि भाई ये बताओ कैश मैनेजमेंट में मिलर एंड और मॉडल क्या है, EOQ बताओ क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है। तो एक तो ऐसे आएगा, और बाकी करीब 10 से 12 नंबर की थ्योरी आती है अलग से, कोर थ्योरी। वो नॉर्मल थ्योरी होती है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, वेल्थ तो उसके अंदर प्रॉफिट या वेल्थ वाली। ठीक है, चलिए जी, सबको टाटा बाय बाय।